ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोगों को जो न्यूटन के 3 लॉज थे उनको डिस्कस करना है। ओके, नाउ इसका जो पहला लॉ था वो क्लोजली रिलेटेड है इनर्शिया से, जिसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली गैलीलियो ने दिया था। इनर्शिया प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो। नॉर्मली अगर स्टूडेंट से पूछते हैं कि इनर्शिया क्या है, तो उन्होंने छोटी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी होती है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन, है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, राइट। अच्छा, इसी को हम और अगर अप्रोप्रिएट वे में बोलें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। मतलब अगर हम किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करते हैं तो बॉडी हमें अपोज करती है। तो ये जो अपोजिशन की टेंडेंसी है तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। जैसे अगर कोई बॉडी मान लेते हैं कि खड़ी हुई है और हम उसे चलाना चाहते हैं तो वी अप्लाई सम फोर्स, है ना। तो हमारे को फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब बॉडी जो है वो तो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उसे फोर्स लगा के चलाने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई फोर्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज द बॉडी ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। ओके, इसी तरीके से मान लो कि कोई बॉडी अगर हमारी तरफ आ रही है, मोशन में है, और हम उसको रोकना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो चलती रहेगी, राइट। तो बेसिकली ये इनर्शिया प्रॉपर्टी है। अब इसी को कई बुक्स में ऐसे बोल देते हैं कि द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब इनर्शिया को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक तो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसके कारण द बॉडी ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, राइट। और एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसके कारण जो बॉडी है वो हमेशा मोशन में रहने की कोशिश करती है, राइट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इस पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलते हैं कई बार। जैसे एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर फ्रूट्स हैं, ओके, एक ट्री है विच इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स, और हम उस ट्री को ब्रांच को अगर हम हिलाते हैं तो अगर हम उसको शेक करते हैं तो जो फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना। तो इट इज़ ड्यू टू व्हाट, सो इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्रूट। जो फ्रूट है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है, और जो ब्रांच है उसको आप हिला रहे हैं तो फ्रूट रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है, और ब्रांच जब हिलती है तो उनका कांटेक्ट टूट जाता है, तो वो जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है ना, एंड द फ्रूट्स विल फॉल। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि और भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि अगर कोई मैन है और वो किसी बस के अंदर है और बस सडनली चलती है तो ही फॉल्स बैकवर्ड। इसको हमने 2 तरीके से एक्सप्लेन भी किया था, उसके बस के अंदर ही बैठ के नॉन इनर्शियल फ्रेम से, और बस के बाहर से इनर्शियल फ्रेम से, है ना। तो इनर्शियल फ्रेम में इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। अच्छा, इनर्शिया जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ओके ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इसीलिए कई बार हम मास को इनर्शियल मास भी बोलते हैं। ओके, इनर्शियल मास। तो आगे जाके देखेंगे 2 टाइप के मासेस बना दिए गए हैं। ओके, इनको भी कैटेगराइज कर दिया, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास। ओके, इनर्शियल मास वो है जो कि इनर्शिया प्रॉपर्टी को एक्चुअली एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। और एक है ग्रेविटेशनल मास। जो ग्रेविटेशनल मास है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, जिसके कारण एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, और फिर एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि दोनों मासेस इक्वली आते हैं। तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास जो है वो बेसिकली सेम ही होते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा इनर्शिया से रिलेटेड। ओके, अब इसी को न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला था, जो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो उसने बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर दिया था कि इनर्शिया प्रॉपर्टी को विद फोर्स उसने अटैच किया था। ओके, दोनों में कोरिलेशन सा दे दिया था कि एवरी बॉडी हैज़ ए टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन, और उसने मोशन के साथ में यूनिफॉर्म वर्ड भी लगा दिया था। ओके, दैट एवरी बॉडी हैज़ ए टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, और अगर मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब तक, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता,
ठीक है ना। तो जैसे अगर कोई बॉडी चलते हुए आ रही है और अब अगर तुमने कोई बाहर से फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वेलोसिटी या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो तुम उसकी स्टेट को चेंज कर पाओगे कैसे, फोर्स लगा के। और अगर तुमने फोर्स नहीं लगाया तो फिर वो अपने वेलोसिटी से ही चलती जाएगी। तो ये बेसिकली न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। ओके, ये एक सिंपल सा लॉ है जो कि बिल्कुल इनर्शिया से कनेक्टेड है, राइट। बस इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक तो उसने यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट दिया था और दूसरा एक फोर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया था, क्योंकि कब तक रहती है बॉडी रेस्ट पे या कब तक रहती है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। अगर फोर्स लगाओगे तो फिर वो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी एंड द स्टेट ऑफ द बॉडी विल चेंज। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अच्छा, जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम के साथ जुड़ा हुआ है एक्चुअली। ओके, सेकंड लॉ इज कनेक्टेड विद द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब ये मोमेंटम क्या चीज़ है, तो जो मोमेंटम है इसको अगर आप बुक्स में देखोगे तो कई जगहों पे लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ओके, जो कि बेसिकली मेरे हिसाब से तो मीनिंगलेस है। ओके, इट्स मीनिंगलेस बिकॉज मोशन इज नॉट अ क्वांटिटी, मोशन इज ए स्टेट ऑफ द बॉडी, है ना। मोशन जो है वो स्टेट है और वो बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो मोशन कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको कि आप मेज़र कर सको। ओके, तो क्योंकि व्हाट इज मोमेंटम वहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, बट इट इज़ टोटली मीनिंगलेस, है ना। क्योंकि जो मोशन है वो कोई क्वांटिटी नहीं है, वो तो स्टेट है। अब स्टेट को कैसे मेज़र करोगे, तो स्टेट को तो मेज़र नहीं कर सकते कि एक बॉडी मोशन में है और आपसे पूछा जाए कि भाई कितने मोशन में है ना, या उस मोशन को मेज़र करो, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। उस मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, जैसे बॉडी की वेलोसिटी बताओ, बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ, उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। लेकिन मोशन को मेज़र करो, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना। तो मोमेंटम इज़ बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछता है भाई व्हाट इज़ मोमेंटम, तो मोमेंटम जो है उसको आपको सीधा यही बोलना चाहिए दैट दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना। और इसको हमने क्यों डिफाइन किया था एक्चुअली, तो ये डिफाइन किया गया था फोर्स के कारण से। ओके, देखो, ऐसे समझ लो कि अगर कोई एक बहुत हैवी बॉडी है और वो बहुत कम वेलोसिटी से आ रही है तुम्हारी तरफ, और जैसे एक एग्जांपल ले लो कि कोई ट्रक है और ट्रक इज़ वेरी हैवी एंड इट इज़ कमिंग स्लोली टुवर्ड्स यू। ठीक है, अब तुम उसको रोकना चाहते हो, तो उसको रोकने के लिए यू हैव टू अप्लाई ए स्मॉल फोर्स और ए लार्ज फोर्स। वेलोसिटी तो उसकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ट्रक को रोकने के लिए ए लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना। तो वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है, तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब उल्टा सोचें कि एक कोई लाइट बॉडी है जिसका मास कम है। ओके, जिसका मास कम है और लेकिन वो आ रही है बहुत हाई वेलोसिटी से। अब उस हाई वेलोसिटी की बॉडी को रोकने के लिए फिर से तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है, तो लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड। ट्रक के केस में मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, बट इवन देन लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब कि अगर किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और वो जो मास और वेलोसिटी का दोनों का कॉम्बिनेशन का एक जो क्वांटिटी बनती है वो मोमेंटम होता है। ओके, तो मोमेंटम से बेसिकली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट बॉडी। ओके, तो मोमेंटम जो है वो फोर्स की कैलकुलेशन के काम के लिए बनाया गया है। नाउ जो फोर्स है वो वेक्टर है और इधर जो मोमेंटम है वो क्या है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो वो भी वेक्टर है। तो हम मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, इट इज मास इनटू वेलोसिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। अच्छा, ये वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब कि इसके दो चीज़ें होंगी मोमेंटम की, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी डायरेक्शन होगी। तो इवन इफ द डायरेक्शन विल चेंज द मोमेंटम विल चेंज, और इफ द मैग्नीट्यूड विल चेंज द मोमेंटम विल चेंज। और अगर दोनों ही चेंज हो गए तो फिर भी मोमेंटम चेंज होगा, है ना। तो इस तरीके से ये वेक्टर है क्योंकि, तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ direction is constant but magnitude is changed,
देन द मोमेंटम विल चेंज, है ना। तो अगर तुम्हें मोमेंटम को चेंज करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है मोमेंटम को चेंज करने का, कि डायरेक्शन को चेंज करो। इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग और चेंज्ड बट मैग्नीट्यूड इज सेम और कांस्टेंट, है ना, तो इवन इन दिस केस ऑल्सो द मोमेंटम विल चेंज। और अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि बोथ विल चेंज। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल चेंज, बोथ विल चेंज, तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम को चेंज करना है तो तीन तरीके हैं मेरे पास में, या तो मैं उसकी डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के मैग्नीट्यूड को चेंज करूं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी डायरेक्शन को कांस्टेंट रखो बट मैग्नीट्यूड को चेंज करो, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में, ओके ना, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है और इसकी जो वेलोसिटी है पहले मान लेते हैं u थी और बाद में v हो गई। तो अगर इस केस में वेलोसिटी चेंज हुई है, मास तो सेम रहेगा, तो मास इज सेम बट वेलोसिटी इज चेंज, है ना। अब इसमें डायरेक्शन तो फिक्स है तो डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट द मैग्नीट्यूड इज चेंज, है ना। ये जो मास इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, अगर हम यहाँ पे निकालें इनिशियल मोमेंटम सो इट इज m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी, और अगर हम फाइनल निकालें तो इट इज m इंटू वी। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, राइट। लेकिन मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ओके। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, जैसे एक सर्कुलर मोशन का केस है ना, कि एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है। अब अगर मान लो वो इस तरीके से घूम रही है तो एट दिस इंस्टेंट ये इसके मोमेंटम की डायरेक्शन है। मोमेंटम की डायरेक्शन कौन देगा, तो मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी देगी, ठीक। तो अगर मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है और जब ये यहाँ जाती है तो ये वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी इसका मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी, बट जो v की वैल्यू है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इस केस में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम लिखता हूँ तो वो आएगा m, क्या लिखेंगे हम, p इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी सेम आएगा एम वी, लेकिन वेक्टोरियली देखें तो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोमेंटम चेंज हो रहा है डायरेक्शन वाइज, ठीक है। और फिर ये केस वो हो गया जिसमें कि दोनों ही चेंज हो रही है, जैसे यहाँ से बॉडी चली इसकी वेलोसिटी u थी और जब यहाँ पे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, है ना। अगर आपको यही वाला केस दोबारा देखना है, इफ डायरेक्शन इज चेंज बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, तो आप कोलिजन का केस भी देख सकते हैं। जैसे एक ये वॉल है और इस वॉल के साथ में एक बॉल है ये, और ये बॉल जाके टकराती है और फिर इधर आ जाती है। तो ये जो केस है, इवन दिस इज द केस, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड जो थी वो u थी और फाइनल भी u है, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो है वो mu होगा यहाँ पे और यहाँ पे भी mu होगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसका मतलब मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया, है ना। तो मोमेंटम को चेंज कैसे करते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशंस होती हैं ये तो भी आएगा, बट पॉइंट इज कि हाउ टू चेंज द मोमेंटम। एक बॉडी का मेरे को मोमेंटम चेंज करना है तो मैं क्या करूं, तो उसका एक ही तरीका है कि फोर्स लगाओ बॉडी पे, ओके। ये न्यूटन ने बोला था सेकंड लॉ में कि भाई अगर तुम्हें किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स। कितना फोर्स, तो फिर ये डिपेंड करेगा कि तुम कितना फास्ट मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो। अगर तुम सडन चेंज ऑफ मोमेंटम चाहते हो तो फिर उस केस में तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर तुम आराम आराम से मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो तो फिर उस केस में तुम्हें फोर्स भी कम चाहिए। तो मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो फोर्स डिपेंड करता है कि किस रेट पे तुम मोमेंटम को चेंज कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू चेंज द मोमेंटम एट ए वेरी फास्ट रेट, मीन्स विद इन ए वेरी स्मॉल टाइम, बहुत थोड़े से टाइम में तुम्हें मोमेंटम को चेंज करना है तो फिर ज़्यादा फोर्स लगाओ। और अगर तुम्हारे को टाइम बहुत है तुम्हारे पास, मतलब तुम मोमेंटम को धीरे धीरे चेंज करना चाहते हो, तो फिर कम फोर्स से भी काम चल जाएगा। तो बेसिकली उसने ये बोला था दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
of the body. Okay, and the change in momentum takes place in the direction of force. ये एक important point है कि मोमेंटम की डायरेक्शन कौन देता है, अभी बताया था मोमेंटम की डायरेक्शन कौन देता है, वेलोसिटी, लेकिन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन कौन देता है, तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन देता है एक्सटर्नल फोर्स। जिधर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उधर की तरफ मोमेंटम चेंज होगा। अगर तुमने किसी बॉडी पे एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया है तो फिर मोमेंटम का चेंज एक्स एक्सिस में होगा। ओके, मोमेंटम का चेंज एक्स एक्सिस में होगा, और अगर वाई एक्सिस में फोर्स लगाया तो मोमेंटम का चेंज वाई एक्सिस में होगा। तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन फोर्स देगा, एंड दिस वाज न्यूटन सेकंड लॉ। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो ये था कि जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp by dt, the rate of change of linear momentum। ओके ना, टाइम रेट है ये, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इन प्लेस ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव ए कांस्टेंट k, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि तुम किन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में काम कर रहे हो। ओके, जैसे ऐसे यूनिट्स में ये जो k है वो 1 आता है, ठीक। MKS में ये 9.8 1/9.8 आता है, तो ध्यान रखना। तो हमें क्योंकि MKS में कैलकुलेशन नहीं करनी होती तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अदरवाइज k की वैल्यू जो है वो 1 है ऐसे यूनिट्स में, और 1/9.8 है किसमें, MKS में। ओके, तो k को हम 1 डाल रहे हैं यहाँ पे, k इज 1 इन SI सिस्टम, तो फोर्स हो जाएगा सिंपली dp by dt। तो ये हमारा फोर्स है, ठीक। तो द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब कि अगर तुम्हारे को फोर्स की कैलकुलेशन करनी है तो तुम्हारे को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए कि किस रेट पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे को देखो एक चीज़ और पता चलती है कि अगर हम इसको कैलकुलस के हिसाब से देखें तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज लाइक dy by dx। तो dy by dx क्या देता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये जो dp by dt है ये भी स्लोप है किस ग्राफ का, मोमेंटम टाइम ग्राफ का। तो अगर मोमेंटम टाइम का कोई ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है और उसका तुम स्लोप निकाल लो तो दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चल रही है, दैट फोर्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। ओके ना, फोर्स इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे मान लो तुम्हें मोमेंटम का अगर ग्राफ दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में और तुम्हारे को फोर्स कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, तुम्हें स्लोप कैलकुलेट करना है, और स्लोप तुम्हें पता है tan थीटा होता है ना। तो तुम tan थीटा निकालोगे एंड यू विल गेट द स्लोप, राइट। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो कि ये एक फोर्स उसका मोमेंटम का और टाइम का ग्राफ है, जस्ट एक केस ले लेते हैं, ये एक मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है। ओके, दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू इज 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोमेंटम लिया है, यहाँ पे टाइम लिया है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई अभी बताओ कि फोर्स बताओ एट t इज इक्वल टू 3 and 8 seconds। What is the force at t equal to 3 and 8 seconds according to this graph। तो कुछ नहीं करना, आप t equal to 3 के ऊपर स्लोप कैलकुलेट करो। तो 3 मान लो यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ पे तुम स्लोप निकालो, मतलब ये थीटा ले लो और अब tan थीटा कैलकुलेट करो। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा तो आप ये देख सकते हो कि ये थीटा और ये थीटा तो सेम होगा। तो आपको tan थीटा चाहिए तो आप यहाँ से निकालने के बजाय यहाँ से निकाल लो, क्योंकि बात तो एक ही है, इक्वल है। तो आप ये ट्रायंगल ले लो बड़ा वाला और इसमें tan थीटा कैलकुलेट कर दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सारे में स्लोप सेम है तो फोर्स सेम होगा। सो एट t इक्वल टू 3 अगर तुम निकालते हो फोर्स tan थीटा, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये है तो दोनों इक्वली। तो ये पूरा एक ट्रायंगल ले लो। तो व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 10 एंड बेस कितना है 5, सो इट इज 10 by 5, सो इट बिकम्स 2 न्यूटन, है ना। अगर ये ऐसा यूनिट्स में है तो सो इट इज 2 न्यूटन। अच्छा, अगर एट t इक्वल टू 8 बोला जाए तो t इक्वल टू 8 यहाँ कहीं होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप इसका स्लोप देखते हो तो दिस ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसा ग्राफ जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के उसका स्लोप तो 0 होता है। सो एट t इक्वल टू f द फोर्स इज 0।
तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप है वो 0 है, तो इसका मतलब कि फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्लोप की हेल्प से मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हारे को क्या देगा, फोर्स देगा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, और ग्राफ से हमारे को एक चीज़ और भी पता चलेगी। ओके, और वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है। तो अगर मैं यहाँ से डी पी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और इसे ऊपर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी, है ना। डी टी को ऊपर ले गए एंड नाउ यू इंटीग्रेट इट, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम, P1 से P2, और ये हो जाएगा फ्रॉम T1 टू T2। तो अब आप देखो कि यहाँ से ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी P2 माइनस P1, है ना, इंटीग्रेशन करके dp का इंटीग्रेशन P और फिर P2 माइनस P1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज P2 माइनस P1 एंड राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिख दो F dt फ्रॉम T1 टू T2 लिख सकते हैं इसको, तो हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है। अब आप देखो कि ये क्वांटिटी क्या बन गई, चेंज इन मोमेंटम, और ये जो क्वांटिटी है ये इंटीग्रेशन है फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसका मतलब कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, सो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो अब यहाँ से एक और चीज़ पता चल गई कि अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया जाए और उसका एरिया कैलकुलेट करें, सो दैट बिकम्स द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम और टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें फोर्स देता है, लेकिन फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसके ऊपर तुम्हारे को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और टाइम का, और क्वेश्चन ये दिया हुआ है दैट ए बॉडी ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स गिवन इन द ग्राफ। If the body starts from rest at t equal to 0, find its velocity at t equal to 10 second. If number 1 the coefficient of friction is 0, इसका मतलब है कि जो horizontal surface है वो smooth है, and number 2 the coefficient of friction is 0.2 means this horizontal surface is rough. तो अब इस केस में हमारे को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है। अब यह भी आपको बताया है कि जैसे अगर म्यू इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम पहले कर लेते हैं। अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करो, इस ग्राफ का एरिया, तो वो एरिया हमें क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आई कैन से दैट हम कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, व्हेन म्यू इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्ट, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया। अब ये एरिया निकालना है तो ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्टली निकाला जा सकता है ना। दिस इज, इस पूरे का अगर हमें निकालना है तो इट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो वन साइड इज दिस 10, द अदर इज दिस विच इज 5, 10 माइनस 5 इट इज 5, so it is 10 plus 5 into distance between them or height, it is 10, तो ये आ जाएगा 15 into 5 75। ओके, तो ये चेंज इन मोमेंटम है, और इसको फिर मैं लिख देता हूँ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी u, तो u इज 0 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसको 0 मान लेते हैं। नाउ मास इज गिवन टू यू 4 kg, तो इसे 4 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 75 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 75/4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले केस में। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में हमारे को देखना पड़ेगा। दूसरा केस ये है व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0.2। बेसिकली अब पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया है। अगर मान लो हमारे पास में एक बॉडी है जिसका मास दिया गया आपको 4 kg, और इस पे मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, तो ये बॉडी चलना कब शुरू करेगी, तो ये बॉडी चलना शुरू करेगी जब मेरा फोर्स इसके फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। कौन से फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो अब वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, सो दिस इज म्यू इंटू एन। तो इस केस में जो एन होगा वो एम जी के बराबर होगा, सो म्यू इंटू एम जी,
मास इज गिवन एज 4, जी इज 10, तो कितना 8 न्यूटन। इसका मतलब कि मेरा जो फोर्स है जब 8 न्यूटन से ज़्यादा होगा तब बॉडी चलना शुरू करेगी। तो अब देखो हमारा फोर्स कहाँ तक गया है, 10 तक। मान लेते हैं कि ये 8 है। इसका मतलब कि जब तक फोर्स 8 न्यूटन तक पहुंचेगा तब तक तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। इसका मतलब कि मेरे को ये टाइम पता होना चाहिए जिस टाइम पे हमारा फोर्स 8 न्यूटन हुआ है, क्योंकि उसके बाद में बॉडी स्टार्ट हुई है ना। तो अब ये मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो उसके लिए हम यहाँ से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर लगा देते हैं। ठीक, देखो, और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, द रेशो ऑफ द बेस इक्वल टू रेशो ऑफ द हाइट, है ना। तो पहले बेस का रेशो ले लेते हैं। तो इसका बेस है टी, इसका बेस है 5, तो टी अपॉन 5, सो टी बाई 5, now t upon 5, this upon this is equal to 8 upon 10, so is equal to 8 by 10। तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, 4 सेकेंड्स आ रहा है, तो बेसिकली ये 4 आ गया। अब यहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया है, तो इधर से इधर तक चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो अब आपको 4 से 10 तक का एरिया निकालना चाहिए, मतलब ये वाला एरिया, राइट। So now change in momentum delta P is area from T is equal to 4 to T equal to 10, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी ने चलना ही यहाँ से स्टार्ट किया है। तो जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया उससे पहले तो कुछ चल ही नहीं रही थी बॉडी, है ना। तो यहाँ से और यहाँ तक आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक। और क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो अब ये वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो आ जाएगा एरिया फ्रॉम टी इक्वल टू 4 टू टी इक्वल टू 10। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये फोर्स के कारण है, इसमें से वो चेंज इन मोमेंटम माइनस करना होगा जो फ्रिक्शन के कारण आएगा, और फिर एक नेट चेंज इन मोमेंटम निकल के आएगा। तो वो कितना होगा, और फिर वहाँ से एम वी माइनस एम यू करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो अब ये चीज़ मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे को इसका आंसर मुझे भेजना है, ठीक। तो अब आपको सोचना है कि मेरे को क्या करना है। चेंज इन मोमेंटम ये जो आया है इसमें लिख देना डेल्टा पी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। अभी इसमें डेल्टा पी वो भी माइनस करना पड़ेगा जो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोजिंग फोर्स है, तो वो मोमेंटम को बढ़ाएगा नहीं, वो मोमेंटम को कम करने की कोशिश करेगा, है ना। तो अब ये देखना है कि उसको आप कैसे इसमें कंपेंसेट करेंगे, और फिर मेरे को इसका फाइनल आंसर भेजना है, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं आपको अगर नहीं आता तो मेरे को बताना, फिर मैं व्हाट्सएप पे इसका सोल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में एक बॉल है जिसका मास है 2 kg और ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, एंड देन इट कोलाइड्स विद ए बॉल, और ये 60 डिग्री पे, ठीक है ना, विद दी नॉर्मल टू दी बॉल इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। और फिर ये 60 डिग्री पे ही इधर चली जाती है। नाउ बॉल जो है वो वॉल के कांटेक्ट में रहेगी कुछ टाइम तक, और वो जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। तो इतने टाइम के लिए ये जो बॉल है ये बॉल के कांटेक्ट में है। नाउ यू हैव टू फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो जो हमारा फोर्स था वो dp बाई dt था। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो आपको याद होगा कि यह इस टाइप का हमने वेलोसिटी में भी किया था, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, कि जब आप डेल्टा टी लेते हो तो इट्स ए फाइनाइट टाइम, इट्स ए बिग टाइम, तो वहाँ पे फिर ये वैल्यू एवरेज आती है निकल के। तो ये एक एवरेज फोर्स है, और ये जो है ये एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो आपसे पूछा गया है एवरेज फोर्स, इस टाइम में एवरेज फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करें, तो उसके लिए मेरे को चेंज इन मोमेंटम चाहिए और चेंज इन टाइम इंटरवल चाहिए। तो टाइम इंटरवल तो दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, तो आई विल ट्राई टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। पहले तो वो तरीका बता देता हूँ जो नॉर्मली बुक्स में भी दिया हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इनिशियल मोमेंटम हम लिखते हैं।
व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, p1 लिख देते हैं इसे, मास इनटू वेलोसिटी, मास इज 2 एंड वेलोसिटी इज 10, सो 2 इंटू 10 इट इज 20, और जो फाइनल मोमेंटम है वो भी हम लिख देते हैं, सो फाइनल मोमेंटम इज p2 एंड दैट इज आल्सो 20। ठीक, तो हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिख दिया। अब आप इसके कंपोनेंट्स निकालो एक्स में और वाई में, इनिशियल मोमेंटम के भी फाइनल के भी, और फिर इंडिविजुअली देखो कि एक्स में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है और वाई में कितना चेंज हो रहा है। ओके, तो लेट अस फाइंड दी कंपोनेंट्स ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। इसके कंपोनेंट निकालते हैं। एक्चुअली हमें निकालने चाहिए इस वॉल के पैरेलल और इस वॉल के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अब ये क्योंकि वॉल के पैरेलल का मतलब वाई एक्सिस हो जाएगा और परपेंडिकुलर का मतलब एक्स एक्सिस, तो बेसिकली हम इसके कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक्स में और वाई में। तो एक्चुअली ये एक्स और वाई नहीं है, ये वॉल के पैरेलल है और वॉल के परपेंडिकुलर है। तो हमेशा जो कंपोनेंट निकालने हैं वो ऐसे ही निकालने हैं, एक्स के वॉल के पैरेलल और वॉल के परपेंडिकुलर। तो ये P1 है, ओके, ये एंगल 60 है तो ये 60 होगा। तो अगर ये 20 है तो ये हो जाएगा 20 cos 60, ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 sin 60। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया P1 अलोंग y एक्सिस, और ये क्या हो गया, ये हो गया P1 अलोंग x एक्सिस, ठीक है ना, P1 अलोंग x एक्सिस, और ये हो गया P1 अलोंग y एक्सिस। ऐसे इसके कंपोनेंट निकालते हैं, जो फाइनल मोमेंटम है इसके कंपोनेंट। तो इसके कंपोनेंट भी अगर हम देखते हैं तो ये एंगल 60 है तो ये 60 होगा, तो ये हो जाएगा P2 अलोंग x एक्सिस विच इज 20 cos 60, 20 cos 60, और ये हो जाएगा P2 अलोंग y एक्सिस विच इज 20 sin 60, ठीक है ना। तो हम हमेशा क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट्स निकालेंगे। उसके बाद में फिर मैं देखूंगा कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम along x axis and change in momentum along y axis. Now change in momentum x axis का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम along x axis माइनस इनिशियल मोमेंटम along x axis। ओके, जो फाइनल मोमेंटम था P2 उसका x एक्सिस का कंपोनेंट माइनस जो इनिशियल मोमेंटम था इसका x एक्सिस का कंपोनेंट। ओके, फिर ऐसी y में निकालेंगे, इट इज P2y माइनस P1y, फाइनल मोमेंटम का y कंपोनेंट, इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट। ओके, अब आप देखो व्हाट इज P2x, तो P2x इज 20 cos 60, ठीक। तो अब देखो ध्यान रखना कि ये लेफ्ट की तरफ है और जो इनिशियल है ये राइट की तरफ है। तो अब इन दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है और मोमेंटम वेक्टर है, तो अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नेगेटिव लेना, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ओके, हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव माने इसको नेगेटिव माने, तो जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। चलो जो हमारी एक्स एक्सिस का जो हमारा ग्राफ का तरीका है वो यूज़ करते हैं। ग्राफ के तरीके में हम इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, है ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस और ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हम इसी डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, चलो ठीक है। तो P2x इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है, तो इसे मैं लिखूंगा माइनस 20 cos 60, सो माइनस 20 cos 60 माइनस P1x ये है 20 cos 60, और ये इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो इसको ऐसे लिख दो 20 cos 60, ठीक है। अच्छा, cos 60 हाफ होता है तो 10 आ जाएगा, ये भी 10, तो ये बन जाएगा -20, तो -20। तो ये चेंज इन मोमेंटम है एक्स एक्सिस में। अब चेंज मोमेंटम वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में देखो फाइनल मोमेंटम कितना है 20 sin 60 और इनिशियल कितना है 20 sin 60, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो देखो चेंज ही नहीं हुआ, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, तो चेंज इन मोमेंटम वाई एक्सिस में 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख दो इसे -20 sin 60 -20 sin 60, सो दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू बी 0। क्यों मैंने माइनस में लिखा है, क्योंकि डाउनवर्ड क्वांटिटीज को हम ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब इतना मोमेंटम चेंज हुआ x में, इतना हुआ y में, तो व्हाट इज द नेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो नेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ डेल्टा px स्क्वायर प्लस डेल्टा py स्क्वायर,
है ना, जो रिजल्टेंट आता है वो निकाला मैंने। अब डेल्टा पी वाई तो इस केस में 0 है, तो ये तो खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, सिंपली डेल्टा पी एक्स। व्हाट वाज डेल्टा पी एक्स, -20। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो -20 आ रहा है। ठीक, अब हमारे को चाहिए फोर्स। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इसका मॉड लिख देंगे। ठीक है, या अगर मॉड नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी साथ में लिख देते हैं, डेल्टा पी नेट -20 यहाँ डाल देते हैं, और डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा टी होगा, है ना, बिकॉज इट वॉज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा टी, 0.01। सो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा -2000 न्यूटन। तो ये फोर्स आ रहा है, और ये माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है ये वाली। इसका मतलब जो फोर्स लगाएगी ये बॉल पे, वो नेगेटिव एक्स में लगाएगी इस डायरेक्शन में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस में मोमेंटम चेंज हुआ है। ये आपको बताया था कि चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन जो एक्सटर्नली लगता है वो सेम होती है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो नेगेटिव एक्स में है, क्योंकि वाई में तो चेंज ही नहीं हुआ। तो जो भी मोमेंटम का चेंज हुआ वो एक्स में हुआ, और किधर, नेगेटिव एक्स में। तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स में फोर्स लगा होगा, जिसके कारण नेगेटिव एक्स में मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्स है -2000 न्यूटन। मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस मत लगाना। ठीक, और वैसे माइनस लगाओगे तो वो फिर डायरेक्शन के लिए होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। अच्छा, एक तरीका और भी हो सकता था, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो यही काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो है वेक्टर सबट्रैक्शन का। भाई हमारे को क्या करना है, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है P2 - P1, है ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स एवरेज। व्हाट इज फोर्स एवरेज, इट इज डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है P2 - P1, इसका मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। राइट, नाउ हाउ टू फाइंड P2 - P1। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अब ये तुम्हारा वेक्टर्स है, तुम्हें याद होना चाहिए, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। ये हम लिख सकते हैं, दिस वाज P2, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखो ये आ गया। तो अगर आपको फोर्स निकालना था तो तुम यहीं पे डाल सकते थे, भी तुम्हें P1 पता है, P1 is 20, तुम्हें P2 भी पता है, P2 is also 20। थीटा ये एंगल है P1 और P2 के बीच में, कितना एंगल है ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। ओके, ये इनिशियल वेक्टर है P1, ये फाइनल वेक्टर है P2, इनके बीच में एंगल कितना है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये है एंगल, तो ये नहीं है इसका एंगल। ओके, ध्यान रखना, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कहाँ पे हम लेते हैं, वो वहाँ लेते हैं जहाँ पे दोनों की टेल्स मीट करती हैं। ओके, याद करो, पहले बताया होगा। अगर मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, अब ये एंगल तुम्हें अल्फा दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल अल्फा है। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई ए और बी के बीच में एंगल बताओ, तो अल्फा नहीं है एंगल। क्या करते हैं, पहले ए को आगे प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखो कि ए का टेल और बी का टेल यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये एंगल बनेगा, और ये होगा पाई माइनस अल्फा। याद है ना। तो इसका जरा ध्यान रखना कि ये एंगल नहीं है ए और बी के बीच में, ये एंगल है ए और बी के बीच में। तो अब यही चीज़ यहाँ पे भी है कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसका हेड आ रहा है, इसकी टेल आ रही है, होना क्या चाहिए, दोनों की टेल होनी चाहिए। तो इसका तरीका सिंपल सा होता है कि P1 को पहले आगे बना दो, P1 को आगे प्रोड्यूस कर दो ऐसे। अब इस P1 का एंगल P2 से ले लो, ये वाला, तो ये एंगल बनेगा। P1 को आगे प्रोड्यूस, सारे क्वेश्चन में ये काम करना है, P1 को पहले आगे प्रोड्यूस करो, और ये P2 है। अब देखो ये एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे P1 का भी टेल आ रहा है, यहाँ पे P2 का भी टेल आ रहा है। तो दिस इज द एंगल, हाउ मच इज दिस, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो जब तुम यहाँ पे थीटा डालोगे तो ये एंगल डालना है 60 डिग्री। ओके, अब तुम डाल के देख लेना, P1 is 20, P2 is 20, एंगल is 60। यहाँ डाल देना डेल्टा टी 0.01 यहाँ पे डाल देना, और फिर इसको कैलकुलेट करना, तुम देखोगे कि आंसर यही आएगा निकल के 2000। मैंने मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू लेकिन सेम आएगी निकल के।
तो अगर आगे से अगर मान लो कोई कंपटीशन में या कहीं पे तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलता है चेंज इन मोमेंटम का, तो तुम ऐसे निकालो, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे आगे करेंगे। ठीक, चलो अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ये है दैट अ डिस्क ऑफ मास 0.1 kg is kept floating horizontally in midair by firing bullets of mass 0.05 kg each vertically on it at the rate of 10 per second. If the bullet rebound with the same speed, what is the speed of the bullets with which they are fired? ओके, बेसिकली क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे पास में एक डिस्क है, मान लेते हैं। ओके, ये एक डिस्क है, और इस डिस्क को हम यहाँ से छोटी छोटी बुलेट्स हैं जिनका मास m है, मान लेते हैं इस डिस्क का मास कैपिटल M है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बुलेट फायर करते हैं, तो ये बुलेट जाके इस डिस्क से टकराती है और फिर वापस आएगी। सो वापस भी इसी लाइन पे ही आएगी। ओके, मैं साइड में दिखा देता हूँ कि इट इज़ कमिंग लाइक दिस। तो बेसिकली जो बुलेट है वो जा रही है वेलोसिटी v से और फिर आ रही है वेलोसिटी v से। ठीक है, इट गोज एंड देन इट विल स्ट्राइक द प्लेट एंड देन इट कम्स बैक। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या, इस बॉल का या बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ? तो यस हुआ, डायरेक्शन वाइज चेंज हुआ। इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ है, फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। और एक चीज़ का बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि बिना फोर्स के किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो इसका मतलब कि इस बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगी होगी, किसने लगाई होगी? इस प्लेट ने। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। ओके ना, जैसे कि ये बुलेट जो है वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है, राइट। अच्छा, अब अगर बुलेट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो जितना प्लेट ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो उतना बुलेट ने भी प्लेट के ऊपर फोर्स लगाया होगा, राइट। तो अब वो जो फोर्स है वो कितना है? अगर वो फोर्स जो ये बुलेट्स लगा रही हैं, क्योंकि देयर आर 10 बुलेट्स पर सेकेंड, तो ये जो 10 बुलेट्स फोर्स लगाएंगी, तो अगर वो फोर्स इसके डिस्क के mg के बराबर हो, तो फिर ये जो प्लेट है या जो डिस्क है वो फ्लोट करती रहेगी और वो नीचे नहीं गिरेगी। भाई mg के कारण इसको नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ये लिखा हुआ है डिस्क इज केप्ट फ्लोटिंग, इसका मतलब कि हवा में ही है। क्यों? क्योंकि नीचे से बार बार बॉल्स आके टकरा रही हैं या बुलेट्स आके टकरा रही हैं, तो दे आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। तो अगर वो फोर्स mg के बराबर हो गया, तो फिर इस डिस्क पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ये फ्लोट करती रहेगी। तो बेसिकली हमारे को फोर्स निकालना है जो बुलेट्स लगा रही हैं इस डिस्क पे, कहाँ पे? ऊपर की तरफ। अब जो बुलेट डिस्क पे फोर्स लगा रही हैं वो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन जो डिस्क बुलेट पे फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बुलेट्स के लिए इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, बुलेट्स का फोर्स निकालता हूँ कि बुलेट्स पे कितना फोर्स लग रहा है, उतना ही डिस्क पे उल्टा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब वो कैसे निकालें? तो पहले एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। सो डेल्टा पी, ओके ना, ऑफ वन बुलेट विल बी mv माइनस माइनस mv। देखो ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम जो है वो ये नीचे वाला, इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ और इसको नेगेटिव मान लेते हैं, उल्टा भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे मान लिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। तो फाइनल मोमेंटम इज mv एंड माइनस इनिशियल मोमेंटम इज माइनस mv, तो ये बन जाएगा 2mv। ठीक, ये एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम है, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि n बुलेट्स पर सेकेंड आर फायर्ड, ये एक्चुअली 10 है हमारे लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, मैं उसे n मान रहा हूँ। तो अगर एक बुलेट का मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है, तो n बुलेट्स का मोमेंटम कितना चेंज होगा? सो दिस इनटू दिस,
तो ये क्योंकि पर सेकंड में है, तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तुम्हारा टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन बुलेट्स, और एन बुलेट्स हैं 1 सेकंड में, तो इसका मतलब तुम्हारा आएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, सो इट विल बी n इंटू 2m, है ना। और ये जो क्वांटिटी होती है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो ये है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक ही बात है। तो बेसिकली ये जो मैंने निकाला है अब चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ये कुछ नहीं है, ये फोर्स ही है। तो ये हमारा जो फार्मूला आ गया ना, ये फोर्स ही है जो बुलेट्स पे लग रहा है एक्चुअली। ओके, ध्यान रखना कि चेंज इन मोमेंटम निकाल के और उसको पर सेकंड में निकालेंगे तो फोर्स आएगा, ठीक है ना। तो अब n बुलेट्स अगर 1 सेकंड में फायर होती हैं, एक बुलेट का मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है, तो n बुलेट्स का कितना होगा, दिस इंटू n, और ये पर सेकंड में है, इसका मतलब दिस इंटू n इज द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज फोर्स। तो बेसिकली ये फोर्स है जो किस पे लग रहा है, बुलेट्स पे। कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। अब इतना ही फोर्स डिस्क पे लगेगा ऊपर की तरफ, सो दिस इज द फोर्स exerted by the bullets on the disc also, ओके ना। या तो ये बोल दो कि इतना फोर्स बुलेट्स पे नीचे की तरफ लगा रहा है, कौन लगा रहा है, डिस्क, या फिर ये बोल दो कि इतना फोर्स बुलेट्स डिस्क पे लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो बेसिकली ये फोर्स लग रहा है डिस्क ऊपर की तरफ, और अगर ये फोर्स इस डिस्क के mg के बराबर होगा तो ये डिस्क फिर फ्लोट करती रहेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो फोर्स है n इंटू 2mv शुड बी इक्वल टू mg, तो फिर ये डिस्क क्या होगी, फ्लोट करती रहेगी। तो यहाँ से मेरे को v कैलकुलेट करना है, तो v आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय n इंटू 2m। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे को कैपिटल M जो है वो मास ऑफ डिस्क है जो दिया हुआ है 0.1, n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड वो दी हुई है 10 पर सेकेंड, तो n इज 10, स्मॉल m मास ऑफ 1 बुलेट वो दिया हुआ है 0.05। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल के आप v कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, अब एक काम ये करना कि आप इसी क्वेश्चन को एक बार और करना, और अब इसको वर्टिकली मत फायर कराना। अब मानना कि जो बुलेट्स हैं वो इधर से आ रही हैं और इधर जा रही हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है ना। थीटा एंगल पे आई और थीटा पे ही चली गई। अब आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये नया क्वेश्चन, तो अब आप इसे सॉल्व करके मेरे पास इसका आंसर भेजोगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड से फोर्स कैलकुलेट करने का, राइट। तो अब आगे चलते हैं।